दो बहुओं की तीखी, तीन बहुओं की मीठी जुबान। सुबह का समय था। रसोई में सभी बहुएं आपस में बात कर रही थी। मैं कभी किसी से झूठ नहीं बोलती, चाहे कितनी भी कड़वी सच्चाई क्यों ना हो। हाँ, मैं भी बात को घुमा फिरा कर नहीं कहती, जो मन में होता है वही मुंह से निकाल देती हूँ। माँ जी, आपके हाथों का स्वाद तो कमाल का है। हमारे मायके में भी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं बनता था। बिल्कुल सही कह रही हो दीदी। माँ जी, आप तो हमारी असली माँ से भी ज्यादा बेहतर हैं। माँ जी, आप इतनी मेहनत ना करें। हम सब ने आपकी सेवा के लिए सारी तैयारी कर ली है। मेरी सभी बेटियां अपने अपने तरीके से प्यारी है। अर्चना और पायल की बातें थोड़ी कड़वी लगती है, लेकिन दिव्या, रिया, तान्या हमेशा मीठा बोलती हैं। सुमित्रा, याद रखना, मीठे बोल हमेशा मीठे दिल की निशानी नहीं होते। वैसे ही तीखी बातें हमेशा बुरे इरादों की पहचान नहीं होती। लेकिन परिवार में जल्दी ही एक ऐसी घटना होने वाली थी जो सबकी असली परीक्षा लेने वाली थी। कुछ दिनों बाद सुबह सुबह सभी बहुएं नाश्ता बना रही थी। तभी दादाजी के कमरे से आवाज आती है। सुमित्रा, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सभी बहुएं अपना काम छोड़कर तुरंत ही दादाजी के कमरे की तरफ दौड़ पड़ती हैं। और उसके बाद दादाजी बिस्तर पर लेटे हुए हाफ रहे थे। अरे बाप रे, तुरंत डॉक्टर को फोन करो। डॉक्टर ने आकर जांच की और सबके चेहरे उतर गए। डॉक्टर ने सभी को बताया कि दादाजी की हालत काफी ज्यादा खराब है और उनके पास ज्यादा समय भी नहीं है। सुमित्रा, लगता है मेरा समय आ गया है। मुझे घर संपत्ति की व्यवस्था करनी होगी। ऐसी बात ना कहिए जी, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। हाँ बाबूजी, हम सब मिलकर आपकी अच्छी देखभाल करेंगे। बाबूजी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम सब आपके साथ हैं। बाबूजी, अगर आपकी संपत्ति की बात कर रहे हैं आप, तो सभी बहुओं को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए ना। अभी बाबूजी इतने बीमार हैं और तुम पैसे संपत्ति की बात कर रही हो। शर्म नहीं आती? इस मुसीबत के वक्त में भी तुम्हारे दिमाग में पैसे चल रहे हैं। अरे नहीं नहीं दीदी, तान्या का मतलब सिर्फ ये था कि बाबूजी को कोई चिंता ना रहे। लेकिन अब घर में टेंशन का समय शुरू हो गया था। हर बहू के मन में अलग अलग तरह के सवाल उठ रहे थे। दादाजी की बीमारी ऐसे ही बढ़ती जा रही थी। अगले दिन सुबह रसोई में पूरी तरह से शांति थी। सभी बहू चुपचाप अपना काम कर रही थी। अर्चना दीदी समझती है कि हम लालची हैं, दिखाना पड़ेगा कि वो कितनी गलत हैं। दिव्या ने सोचा कि अर्चना के खाने में ज्यादा नमक डालकर उसे परेशान करेगी और उसने गलती से अपने ही खाने में नमक डाल दिया। अरे दिव्या, ये क्या हुआ? तुमने अपने खाने में इतना नमक क्यों डाला है? वो गलती हो गई दीदी। लगता है किसी और के लिए जाल बिछा रही थी और खुद ही फंस गई। उसी समय तान्या ने देखा कि अर्चना का मोबाइल चार्जिंग पर लगा है और उसमें कोई पासवर्ड भी नहीं था। क्यों ना अर्चना दीदी के फोन से माँ जी को कुछ ऐसा मैसेज भेजूं कि सबको पता चल जाए कि ये कितनी बुरी है। तान्या ने चुपके से अर्चना के फोन से सुमित्रा को एक गलत मैसेज भेज दिया। थोड़ी ही देर में सुमित्रा ने जैसे ही अपना फोन देखा, वो परेशान हो गई। ये क्या लिखा है अर्चना ने? माँ जी बहुत परेशान करती है, अब कब तक सहे इसकी नोक-झोंक को। माँ जी, मैंने कोई मैसेज नहीं भेजा, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है गलती से सेंड हो गया हो। दीदी, आजकल फोन में ऐसी प्रॉब्लम आती रहती है। हाँ माँ जी, मेरे साथ भी ऐसा कभी-कभी होता है। अब पूरे घर में चारों तरफ ही अविश्वास था। कोई किसी का यकीन नहीं कर रहा था। सुमित्रा को लगने लगा कि अर्चना सच में उससे परेशान है। उधर दादाजी अपने कमरे में ये सब कुछ देख रहे थे। वो समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ घोटाला जरूर है। यहाँ कोई खेल चल रहा है। मुझे सबकी असली परीक्षा लेनी होगी। दादाजी ने अब अपने पुराने दोस्त कमला मौसी को फोन किया, जो पास के मोहल्ले में रहती थी। अगले दिन दोपहर में कमला मौसी घर आ गई और सभी बहुओं को एक साथ बैठाकर बातें करने लगी। अरे बेटियों, मैंने सुना है यहाँ आपस में कुछ गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा है। हाँ मौसी जी, अर्चना और पायल दीदी हमेशा हमारी बुराई करती रहती हैं। क्या बुराई? हम तो सच ही कहते हैं, ये लोग ही माँ जी के कान भरती हैं। कमला मौसी की इन बातों से घर में और भी ज्यादा बवाल मच गया। दोनों तरफ की बहुएं एक दूसरे पर शक करने लगी। उसी रात के करीब 11:30 बजे सुमित्रा अपने कमरे में सांस की तकलीफ से परेशान हो गई।
अर्चना, पायल, मुझे सांस नहीं आ रही, छाती में बहुत दर्द हो रहा है। अर्चना की नींद खुल गई और वो दौड़कर अपनी सास के पास पहुंची। माँ जी, ये क्या हो रहा है आपको? पायल, जल्दी करो, कुछ तो करो। हाँ दीदी, ये हार्ट अटैक जैसा लग रहा है, मैं दौड़ी निकालती हूँ। दोनों ने आवाज लगाकर बाकी बहुओं को भी बुला लिया। दिव्या, रिया, तानिया, जल्दी उठो, माँ जी को तुरंत अस्पताल ले जाना है। क्या हुआ दीदी? मुझे बहुत तेज सर दर्द है, मैं नहीं आ पाऊंगी। मेरे भी पेट में बहुत गड़बड़ सी लग रही है, मैं घर पर रहकर दादाजी को संभाल लूंगी। मुझे अस्पताल में बहुत डर लगता है, मैं यहीं रहकर घर की सुरक्षा कर लूंगी। केवल अर्चना और पायल ने अब अपनी सास को गाड़ी में बिठाया और तेजी से अस्पताल की ओर निकल गई। अस्पताल के आईसीयू के बाहर अर्चना और पायल पूरी रात बैठी रही। दोनों ने बारी बारी अपनी सास को जाकर हिम्मत दी और उसकी सेवा की। माँ जी, आप बिल्कुल घबराइए मत, हम यही हैं आपके साथ। दीदी, मुझे लग रहा है हमने कभी माँ जी को सही तरीके से प्यार नहीं जताया, हमेशा सच्ची बातें कहते रहे। कम से कम हमारा प्यार तो सच्चा है ना पायल। देखो, जब सच में जरूरत पड़ी तो हम यहाँ हैं, और वो तीनों। उधर घर में तीनों बहुएं आराम से सो रही थी, जबकि दो बहुएं अस्पताल में अपनी सास के लिए दुआएं कर रही थी। अगली सुबह 7 बजे जब अर्चना और पायल थकी हारी घर वापस आई तो देखा कि तीनों बहुएं बेफिक्र चाय पी रही थी। अरे दीदी, आप लोग आ गए, माँ जी अब कैसी है? यही था ना तुम लोगों का प्यार, माँ जी मर रही थी और तुम्हारे मीठे बोल कहाँ गई थी तब? दीदी, हमने कभी कुछ गलत नहीं कहा था, माँ जी से हमेशा इज्जत की है। अरे तो फिर ये मैसेज किसने भेजे थे? हवा में उड़कर आए थे क्या? मैंने इन हाथों से तुम सबको खाना खिलाया और तुम लोगों को लगता था मैं परेशान करती हूँ। तभी दादाजी के कमरे से बहुत तेज और जोर से आवाज आती है। सब लोग यहाँ आओ, अब मुझे सच्चाई बतानी है। सभी बहुएं हैरान होकर दादाजी के कमरे में गई तो देखा वो बिल्कुल ठीक थे और बैठे हुए थे। अब सबको समझ आ गया होगा कि असली चरित्र किसका कैसा है। बाबूजी, आप तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, फिर ये सब? मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ बेटी, मैंने सिर्फ सबकी असली परीक्षा लेने के लिए बीमारी का नाटक किया था। तभी कमला मौसी भी मुस्कुराती हुई कमरे में आई। अरे मैं भी इस पूरी योजना में शामिल थी, दादाजी चाहते थे कि सबकी सच्चाई सामने आ जाए। बाबूजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हमें लगा था कि केवल मीठा बोलना काफी है, लेकिन जब सच में जरूरत पड़ी तो हम कायर निकले। हम सिर्फ संपत्ति की चिंता कर रहे थे, हमने ये भी किया कि अर्चना दीदी के फोन से माँ जी को गलत मैसेज किया। देखा सबने, मीठे बोल बोलना अच्छी बात है, लेकिन मुसीबत के समय साथ देना इससे कहीं बड़ी बात है। जब तुम्हारी माँ को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुम सब गायब हो गए। अर्चना और पायल, तुम लोगों की कड़वी बातें सुनकर मुझे लगता था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, लेकिन जब मरने की कगार पर मैं आई तो तुम दोनों ने मेरा साथ दिया। माँ जी, हम भले ही मीठे बोल नहीं बोलते, लेकिन आप हमारी सच में माँ जैसी हैं। हमारा प्यार झूठा नहीं हो सकता। जी माँ जी, हम शायद मीठे शब्द नहीं कहते, लेकिन हमारे काम हमेशा सच्चे होते हैं। तीनों मीठी बोली वाली बहुएं अर्चना और पायल के पैर छूकर माफी मांगती हैं। दीदी, हमें माफ कर दो, हमने गलती कर दी। आपने हमें सिखाया कि मीठा बोलना सब कुछ नहीं होता, असली प्यार तो कर्मों का होता है। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमने सोचा था कि हम लोग सच्चे हैं और आप दिखावा कर रहे हैं। मैंने आपके फोन से जो गलत मैसेज भेजा था उसके लिए मुझे माफ कर दो। अब मैं संपत्ति का फैसला करूंगा, लेकिन ये सिर्फ उन्हें मिलेगी जो सच्चे दिल से परिवार की सेवा करती है, न कि केवल मुंह से मीठा बोलने वालों को। सभी बहुएं एक दूसरे के गले मिलती हैं और वादा करती हैं कि अब वो केवल बातें नहीं बल्कि अपने कर्मों पर भी ध्यान देंगी। मेरी सभी बेटियां अच्छी हैं, आज सबने सीख लिया कि असली प्यार क्या होता है। और इस तरह शर्मा परिवार में सबने एक अच्छा सबक सीखा कि अच्छा चरित्र होना चाहिए। अच्छी बोली तो लोगों को खुश करती है, लेकिन अच्छा चरित्र जिंदगी संवार देता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सेविका अपने पति अनिल और विधवा ननद माला के साथ बेलागंज नाम के गांव में रहा करती थी। अधिक धन संपत्ति ना होने की वजह से उनके घर के हालात काफी खस्ता थे। गरीबी में जैसे तैसे दिन गुजर रहे थे। अनिल
आसपास के लोगों के खेतों में काम करके घर चलाने के लिए दाना पानी जोड़ लेता था। ऐसे ही एक सुबह सेविका अनिल से कहती है, सुनिए जी, कुछ दिनों बाद फसलें कट जाएंगी, फिर घर में खाने पीने के दाने कैसे आएंगे? तब तो आपके पास कोई काम भी नहीं होगा। जानता हूँ, पर अब मैं क्या करूँ? मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ जो कहीं शहर में दूर जाकर ही काम कर लूँ। मैं तो बस दिन रात भगवान से दुआ करती हूँ कि कोई ऐसा व्यापार हमारे हाथ दे दे जिससे हमारा दाना पानी चलता रहे। अमीरी भले न दे पर जीवन में सुख शांति दे। तुम चिंता मत करो, सब सही होगा। चलो मैं जाता हूँ, खेत में काम भी करना है। इतना कहकर अनिल घर से निकल जाता है और खेत पहुंचकर मेहनत मजदूरी करता है। कुछ वक्त बाद फसलें कट जाती है और अब अनिल के पास घर चलाने को कोई काम नहीं था, जिस वजह से वो परेशान होकर अपनी बीवी से कहता है, सुनो सेविका, मुझे नहीं लगता कि ऐसे ही औरों के खेत में काम करने से हम कभी अपने लिए अच्छे दिन ला सकते हैं। तो फिर क्या करें? करना क्या है, अब मैं शहर जाऊंगा, वहीं से कुछ काम करना होगा। जी ठीक है, जैसा आप सही समझे। मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। हाँ भैया, ऐसे कब तक हम गरीब बने रहेंगे? कल को आपके बच्चे भी होंगे, पैसा तो चाहिए ही, और फिर मैं भी दूसरी शादी करूँ। ऐसे ही कुछ दिनों बाद अनिल काम की तलाश में गांव से दूर शहर चला जाता है, जहां जाकर वो देखता है कि लोग पानी बेचकर भी बहुत पैसे कमा रहे हैं। अनिल कई दुकानों पर जाकर काम की तलाश करता है, लेकिन उसे सिर्फ निराशा हाथ लगती है। थक हार कर वो एक पोहे की रेहड़ी लगाए रामा नाम के आदमी के पास रखे बेंच पर जा बैठता है और अपनी जेब से एक 10 रुपए का नोट निकालकर उसे देखते हुए कहता है, हे भगवान, भूख से जान जा रही है, पर मेरे पास तो बस ये 10 रुपए हैं। इस बड़े शहर में 10 रुपए में तो कोई मुझे हवा भी खाने को नहीं देगा। क्या करूं? अनिल की बातें रामा सुन लेता है। रामा उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अरे भाई, ऐसे मत कहो। शहर बड़ा है तो क्या हुआ, हर किसी की जेबें नोटों से थोड़ी ना भरी है। लाओ ये 10 रुपए दो मुझे, मैं तुम्हें पोहा खिला देता हूँ, जिससे तुम्हारा पेट भर जाएगा। रामा की ये बात सुनकर अनिल उसे अपना 10 रुपए का नोट देता है, जिसके बाद रामा उसे एक प्लेट में गर्मा गर्म पोहे परोस कर देता है, जिसे खाकर अनिल बोलता है, अरे वाह भाई, ये तो बहुत ही अच्छा है और खाने में भी बहुत मजेदार है। मीठा नमकीन दोनों ही स्वाद आ रहा है इसमें तो। ये किस चीज से बना है भाई? ये चावल से बनने वाले चिवड़े से बनता है और बहुत ही जल्दी बनने वाला खाना है। ये किसी को नुकसान भी नहीं देता, साथ ही इसमें कोई ज्यादा मसाला, घी, तेल कुछ नहीं होता। ऐसे ही अनिल और रामा काफी बातें करके जिंदगी के किस्से शेयर करते हैं। बातों ही बातों में अनिल रामा को उसके शहर आने की वजह बताता है। रामा अनिल को गांव जाकर पोहे का ठेला लगाने को कहता है, जिसके लिए रामा उसकी मदद करने का वादा करता है। कुछ ही दिनों में रामा अनिल को अच्छे से पोहा बनाना सिखाता है और मदद के तौर पर कुछ पैसे और सामान देते हुए कहता है, ये लो अनिल, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। अब तुम अपने गांव जाकर गरीब पोहे वाले के नाम से ठेला लगा लो और मुझे पक्का यकीन है कि गांव के लोगों को जरूर पसंद आएगा। रामा से पैसे और सामान लेकर अनिल फिर से गांव आता है और सेविका को रामा और शहर में हुई सारी बातें बताता है, जिसके बाद सेविका कहती है, भगवान रामा जी का हमेशा भला करे। जी हम कल से ही पोहे का ठेला लगाना शुरू कर देंगे। हाँ, हम कल से ही शुरू कर देंगे। इतना कहकर दोनों पति पत्नी गांव में अपना पोहे का ठेला लगाने की तैयारी करते हैं और अगली सुबह सेविका और अनिल अपने पोहे के ठेले का श्री गणेश करते हैं। कुछ समय तक तो ठेले पर कोई ग्राहक नहीं आता, पर दोपहर के वक्त गांव में रहने वाला हरिया अपनी बीवी पारो के साथ अनिल के ठेले के पास आकर कहता है, अरे अनिल भाई, ये क्या बेच रहा है? भाई ये पोहा है, खाने में बहुत ही हल्का और गुणों से भरपूर है और दाम भी ज्यादा नहीं है, बस 20 रुपए प्लेट। कहो तो दूं? हाँ, खिला दे, हम भी तो देखें कि ये पोहा कैसा होता है। हरिया के कहने पर अनिल 2 प्लेट गर्मा गर्म पोहा हरिया और उसकी बीवी को देता है। दोनों पति पत्नी जैसे ही अनिल के हाथ का बना पोहा खाते हैं, उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आती है और पारो कहती है, वाह वाह अनिल भैया, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और कितना मुलायम भी है। 20 रुपए में इससे बेहतर खाना नहीं मिल सकता। हाँ अनिल, सच में ये बहुत ही अच्छा है। ऐसे ही दोनों पति पत्नी पोहा खाकर और अनिल को पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद
अनिल के पास गांव के और भी ग्राहक आते हैं। अनिल और सेविका दोनों ही अपने ग्राहकों को गर्मा गर्म पोहा खाने को देते हैं और खूब पैसे कमाते हैं। वक्त यूं ही बीतता जाता है और वक्त के साथ साथ अनिल का गरीब का पोहे का ठेला गांव वालों का सबसे पसंदीदा खाने का ठेला बनता है। अब सुबह से लेकर शाम तक अनिल के ठेले पर पोहा खाने के लिए लोगों की भीड़ लगा करती थी। ठेले की कमाई से सेविका और अनिल के घर के हालात भी सुधरने लगे। ऐसे ही एक शाम दोनों अपने दिन भर की कमाई को गिनते हुए कहते हैं, सेविका, रामा भाई की वजह से आज हम कहां से कहां आ गए। क्यों ना हम उनका धन्यवाद करने के लिए उन्हें अपने घर दावत पर बुला लें। जी जी क्यों नहीं, उनको फोन कर दो, कल ही उन्हें बुला लो। सही कह रही हो। आखिर हमारे इस काम और सफलता के कर्ता धर्ता तो वही हैं। दोनों की ये बातें चुपके से माला सुन लेती है और ये सब देख उसे बहुत जलन होती है और वो अपने मन ही मन सोचती है, कितना खुश हो रहा है मेरा भाई और सारी की सारी कमाई अपनी बीवी को दिए जा रहा है। अपनी बहन का तो इसको ध्यान तक नहीं है कि मेरी कहीं और शादी भी करवा दे। अब देखना भैया, मैं कैसे तुम्हारे इस ठेले का मेला बंद करवाती हूँ। इतना कहकर माला वहाँ से चली जाती है और अनिल जल्दी से रामा को शहर में फोन मिलाता है। उसका हालचाल पूछने के बाद वो उसे कहता है, अरे रामा भाई, मैं और मेरी बीवी चाहते हैं कि कल तुम हमारे गांव में हमारे घर दावत पर आओ। मैंने गांव में गरीब का पोहा के नाम से ठेला लगाया है और अब मुझे मेरे ठेले से अच्छी आमदनी भी हो रही है। इसीलिए मैं चाहता हूँ एक बार तुम मेरे घर जरूर आओ। इतना कहकर अनिल कॉल कट कर देता है और अगले दिन अनिल के बताए अनुसार रामा उसके घर दावत पर आता है। रामा के आने की खुशी में अनिल सभी को फ्री में पोहा खिलाने की घोषणा करता है और बहुत सारा पोहा बनाकर तैयार करता है। और मौका पाते ही माला पोहे में पेट खराब करने की दवा मिला देती है और कुछ देर बाद सभी गांव वालों को जमा करके जैसे ही अनिल सभी को पोहा बांटने लगता है, तभी रामा उसे रोक देता है और अपने फोन में एक वीडियो प्ले करता है जिसमें माला का सारा सच कैद था। ये सब देखकर सबके होश उड़ते हैं और अनिल कहता है, माला, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तू मेरे साथ ऐसा करेगी। क्यों किया तूने ये सब? तो और क्या करती, आपको तो कोई ख्याल ही नहीं था कि आपकी एक विधवा बहन भी है। अरे जलन हो रही थी मुझे आपकी ये चमक देखकर, इसलिए मैंने ये सब किया ताकि आपको भी लोग ताने दे जैसे मुझे देते हैं। माला, अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो किसी के साथ गलत करके तुम्हारे साथ हुआ गलत सही नहीं हो सकता। ननद जी, ये सब आपका ही तो है, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी आप ऐसा करेंगी हमारे साथ। सभी की बातें सुनकर माला का सर शर्म से झुक जाता है और वो सभी से अपने किए की माफी मांगती है। जिसके बाद रामा और अनिल दोनों मिलकर गरीब का पोहे के ठेले पर फिर से सभी के लिए दोबारा गर्मा गर्म पोहा बनाकर सर्व करते हैं। मालती सुबह सुबह सोकर उठी होती है, तभी मालती की छोटी बहू सुहाना उसके लिए एक चाय लेकर आती है और चाय देते हुए बोलती है, माँ जी आप ब्रश कर लीजिए, मैं आपकी चाय लेकर आई हूँ। आए हाय बहू, तुझे कितनी बार कहा है मैंने कि सुबह सुबह अपनी ये मनहूस शक्ल मत दिखाया कर, और ऊपर से तू अब मेरे लिए चाय भी लेकर आ गई। तेरे हाथ की चाय पीकर मुझे मरना नहीं है। मालती सुबह सुबह अपनी छोटी बहू को सुनाने लग जाती है और उन दोनों की आवाज सुनकर मालती की बहू पूनम मालती के लिए जल्दी से चाय बनाती है और लेकर आती है। माँ जी आप क्यों सुबह सुबह इतना चिल्लाकर अपना खून जला रही हो? ये लो, मैं आपके लिए चाय बना कर लाई, आप ये पियो और थोड़ा शांत हो जाओ, इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। हाय मेरी प्यारी बहू पूनम, मैं तो अपनी आँख खुलने के साथ बस तेरी शक्ल देखना चाहती हूँ। तू तो माता लक्ष्मी ही है, अपने मायके से इतना सारा धन लाई है। और एक ये है सुहाना जो अपने फटे हुए बैग में फटी हुई 2 साड़ियाँ उठा ले आई। माँ जी अब हर किसी के माँ बाप मेरे माँ बाप जितने अमीर थोड़ी ना हो सकते हैं। सुहाना तो शक्ल से ही गरीब लगती है, वो तो इसकी किस्मत अच्छी है, इसीलिए इसकी शादी इतने अच्छे घर में हो गई। बिल्कुल सही कह रही है पूनम बहू तू। वो तो मेरे बेटे को ये गरीबी की माला भा गई, वरना तो मैं उसे अपने घर में एक कदम नहीं रखने देती। और तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? चल जा यहाँ से, और याद रखियो कि सुबह सुबह कोई भी तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता है, इसीलिए अपनी शक्ल मत दिखाया कर। अपनी सास के ताने सुनकर सुहाना को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। मालती इसी तरह अपनी दोनों बहुओं में
भेदभाव करती रहती थी। ऐसे ही एक दिन सुहाना कपड़े धोने बैठती है तो अपनी सास के भी कपड़े धोने लगती है। अपनी छोटी बहू को अपने कपड़े धोते हुए मालती देख लेती है और उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सुहाना पर चिल्लाते हुए बोलती है, सुहाना, तुझे मैं पहले ही कितनी बार समझा चुकी हूँ, अब तक तुझे समझ नहीं आया क्या? या फिर अब मुझे तू खुद ही बता दे कि तुझे कौन सी भाषा में मेरी बात समझ आती है? माँ जी, मैंने अब क्या किया? मैं तो यहाँ बस सबके गंदे कपड़े ही धो रही हूँ। फिर आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या माँ जी? गलती? अरे तुझसे पाप हुआ है, पाप। तूने मेरे कपड़ों को हाथ कैसे लगाया? मैंने तुझसे कहा था कि तू मेरे कपड़े धो नहीं सकती। माँ जी, मैं तो बस इसलिए आपके कपड़े धो रही थी क्योंकि आपके कपड़े गंदे थे। गंदे थे नहीं, लेकिन अब जरूर हो गए हैं क्योंकि तूने मेरे कपड़ों को हाथ जो लगाया है। अब मैं इन कपड़ों को दोबारा हाथ नहीं लगाऊंगी। पूनम बहू, ओ पूनम बहू, कहाँ है? जरा बाहर तो आना। अपनी सास के बुलाने पर पूनम अपने कमरे से बाहर आती है और बोलती है, माँ जी, क्या हुआ? आप मुझे क्यों बुला रही हो? कुछ काम है क्या? बहू, तू इतनी भोली है, प्यारी है और पैसे वाली भी है। तेरे होते हुए मेरे सामान को ये भिखारन क्यों हाथ लगा रही है? तूने इसे रोका क्यों नहीं? किस बात के लिए नहीं रोका मैंने इसे? अरे ये मेरे कपड़े धो रही है, खुद तो है ही गंदी, अब मेरे कपड़ों को भी गंदा कर दिया। देख पूनम बहू, मुझे ना इस गरीब की परछाई तक नहीं पसंद है और अब से मेरा सारा काम तू करेगी। अपनी सास की इतनी कड़वी बातें सुनकर सुहाना को बहुत बुरा लगता है और फिर वो अपने कमरे में चली जाती है और बाहर नहीं आती। शाम को जब सुहाना का पति अमन आता है तो वो अपने कमरे में देखता है कि सुहाना एक कोने में शांत बैठी थी। अमन सुहाना से कहता है, क्या हुआ सुहाना, तुम उदास लग रही हो? कुछ हुआ है क्या? मुझे माँ जी की बातें बहुत बुरी लगती हैं। दीदी अपने मायके से बहुत कुछ लाई हैं, तो माँ जी उनको ही पूछती हैं और मेरे साथ तो जैसे अछूत वाला व्यवहार करती हैं। मुझे पता था माँ ऐसा बर्ताव करेंगी तुम्हारे साथ, लेकिन अब और नहीं। हम घर छोड़ के जाएंगे और एक नई दुनिया बसाएंगे। तुम्हें पढ़ने का शौक है, तुम पढ़ाई पे ध्यान देना और मैं दुगनी मेहनत करूंगा और हम एक नया घर बना के अपने एक दुनिया बसाएंगे। लगातार अपनी बीवी का अपमान अमन से देखा नहीं जाता और वो घर छोड़ देता है, जिसके बाद दोनों अलग से रहने लगते हैं। घर छोड़ने के बाद घर का सारा काम पूनम अपनी सास से ही करवाती। एक बार मालती बर्तन धो रही थी और उसके कमर में काफी दर्द था। तभी पूनम और बर्तन धोने के लिए लाती है और वहाँ रख देती है। ये देखकर मालती कहती है, बहू, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे बर्तन नहीं धुले जाएंगे। जितना हो सकता है उतना तो मैंने कर दिया, इसीलिए अब ये बचे हुए तू ही धुल दे। माँ जी, बड़ी हो आप, इसीलिए ज्यादा कुछ बोल नहीं रही हूँ मैं, लेकिन मैं घर में नौकरानी रख लूँ, इतने पैसे तो नहीं है। और रही बात बर्तन धोने की, तो आप घर में मुफ्त की रोटियाँ ही तोड़ रही हो ना, थोड़ा हाथ पैर भी चला लो, कम से कम किसी तो काम आओगी ना आप। यहाँ पूनम दिन पर दिन अपनी सास से घर का सारा काम करवाई जा रही थी। वहाँ सुहाना ने अपनी परीक्षा दी होती है, जिसका आज परिणाम का दिन था और अमन सुहाना दोनों परिणाम का इंतजार कर रहे थे। तभी सुहाना के फोन पर मैसेज आता है और वो खुशी से अमन को गले लगा लेती है। अमन, मैंने परीक्षा पास कर ली है और मेरी नौकरी भी लग गई है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है अमन। अगर तुम मुझे मोटिवेट नहीं करते तो शायद आज मैं ये परीक्षा दे भी नहीं पाती। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सब बस मैं तुम्हारी वजह से ही हूँ। जिस तरह से तुमने मेरा हाथ कभी छोड़ा नहीं, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, हमेशा मेरा साथ दिया, मेरे कदम से कदम मिलाया, उसी तरह एक पति का भी फर्ज होता है कि वो अपनी पत्नी का हर कदम पे साथ दे, उसका हौसला बढ़ाए, और मैं तो यही कर रहा हूँ। सुहाना की नौकरी लग जाती है, अमन भी काम कर रहा होता है। इस तरह दोनों की कमाई से अब उन दोनों के हालात में काफी सुधार आता है। वहीं एक रोज मालती झाड़ू लगा रही थी, तभी उसका पैर मुड़ जाता है और उसे पैर में बहुत जोर की मोच आती है। मालती दर्द से चिल्लाते हुए अपनी बहू को बुलाती है। बहू, जरा उठा तो, मेरे पैर में जोर से मोच आ गई है। माँ जी, आप अपने नाटक से बाज नहीं आने वाली हो क्या? अरे इतना नाटक कौन करता है? बहू, कैसा नाटक? मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ, मेरे पैर में सच में जोर से मोच आ गई है।
माँ जी, मैं आपके इस झूठ को सच नहीं मानने वाली हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि आप ये सब एक नाटक कर रही हो। चलो जल्दी से उठो और पूरा का पूरा घर साफ करो। बहू, मेरी बात का विश्वास कर। सच में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पैर में मोच आई है, मुझसे उठा तक नहीं जा रहा, तो मैं घर के काम कैसे कर सकती हूँ? माँ जी, आपको बहुत दर्द हो रहा है ना, तब तो आप काम और भी जल्दी कर सकती हो। एक काम करो, पहले घर साफ करो, फिर मेरे लिए कुछ अच्छा बनाओ और अब कोई सवाल मत करना, जो कहा है ना वो करो। मालती पूनम की बात मान लेती है और काम करने लगती है। ऐसे ही मालती के दिन कट रहे थे। रोज ऐसा कुछ न कुछ हो जाता जिससे पूनम अपनी सास को खूब खरी खोटी सुनाती। कुछ दिनों बाद पूनम और मालती दोनों बाजार सब्जी लेने जाते हैं, जहां सब्जियों का थैला मालती ने ही उठाया था और साथ में टमाटर की पन्नी भी। तभी मालती का पैर लड़खड़ाता है और उसके हाथ से टमाटर गिरकर बिखर जाते हैं। ये देखकर तो पूनम आग बबूला हो जाती है। बुढ़िया, तुझे दिखाई नहीं देता है क्या? इतने महंगे टमाटर तूने गिरा दिए। बहू, मैंने जानबूझकर नहीं गिराए, मेरा पैर लड़खड़ा गया था और टमाटर गिर गए। पैर लड़खड़ा गई तो क्या खुद नहीं गिरी? बस ये टमाटर ही क्यों गिरे? बहू, मुझे माफ कर दे, गलती हो गई है, आगे से कभी नहीं होगी। गलती? कोई बात नहीं, अब तक गलती के लिए माफी मिल गई, लेकिन अब नहीं मिलेगी। चलो अब सबके सामने आप मुर्गा बनो और कुकड़ू कू करो। पूनम मालती के साथ जबरदस्ती करने लगती है और वहाँ भीड़ जमा हो जाती है। भीड़ को देखकर वहाँ सुहाना भी आती है, जो कि सब्जी लेने आई थी। सुहाना भीड़ के अंदर घुसती है तो देखती है कि उसकी जेठानी उसके साथ जबरदस्ती कर रही थी। ये देखकर सुहाना को काफी बुरा लगता है और वो बोलती है, दीदी, ये हमारी सास है और आप इनके साथ कैसा बर्ताव कर रही हो? ये ना इसी लायक है। अरे घर पर पड़ी रहती है, मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती है, और देखो इतने महंगे टमाटर जमीन पर गिरा के, तो सजा तो मिलनी चाहिए ना। बस करो दीदी, सजा किस बात की? हमारी सास है ये, इन्होंने हमारे पतियों को पाला है और अब आपको इन्हें पालना पड़ रहा है तो आप इन्हें सजा दे रही हो। अब से माँ जी आपके साथ नहीं रहेंगी, मैं माँ जी को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। चलो माँ जी। सुहाना अपनी सास को अपने साथ लेकर चली जाती है। बीते कुछ दिनों में जो भी मालती के साथ हुआ, उन सब की वजह से मालती एक बार फिर सोचने पर मजबूर हो गई थी कि जिसके साथ इतना बुरा किया, आखिर उसने ही बुरे समय में उसे आसरा दिया।